नमस्कार, 7 प्लस हेडलाइंस पे आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निर्देश, जिलों में टेली सेवा शुरू कर दे मरीजों को डॉक्टरी सलाह। जम्मू में कोविड सेंटरों में एसडीआरएफ के जवान होंगे तैनात, पहले दी जाएगी उनको ट्रेनिंग। तवी नदी में लगे रेत के ढेर हो सकते हैं खतरनाक, विचार के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की गई गठित। पुंछ के सीमांत गांव कस्बा में आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, हथियार भी हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को ग्रामीण क्षेत्रों व घरों में आइसोलेट लोगों के लिए निःशुल्क टेली सेवा शुरू कर चिकित्सा संबंधी परामर्श देने की व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार ये भी जरूरी है कि मरीजों को फोन पर ही डॉक्टरी सलाह देकर जिला अस्पतालों का बोझ कम किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू व कश्मीर संभाग के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर ये निर्देश दिए। प्रदेश में फोन पर मेडिकल सलाह देने की मुहिम को तेजी देने और गैर सरकारी संगठनों, युवाओं के समूहों की मदद ली जाए, ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि इसमें कोरोना महामारी का सामना करने में सहयोग भी मिलेगा। इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों व सभ्य समाज के सदस्यों को विश्वास में लेकर लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए दिशा में काम किया जाए। जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए सेंटरों में अब जम्मू कश्मीर पुलिस की एसडीआरएफ के जवान भी तैनात होंगे। इस बात का फैसला खुद सिविल डिफेंस होमगार्ड एसडीआरएफ के कमांडेंट जनरल वीके सिंह और मंडलायुक्त जम्मू राजीव लंगर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। सेंटरों में तैनात होने वाले एसडीआरएफ कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी और 100 एसडीआरएफ कर्मी 3 बेंच में कोविड ड्यूटी के लिए तैनात होंगे और इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। सेंटरों में तैनात होने वाले एसडीआरएफ कर्मी ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन कंस्ट्रेक्ट को चलाने, मरीजों के तमीनदारों की सहायता करने के लिए तैयार किया जाएगा। पहले चरण में एसडीआरएफ कर्मियों को जीएमसी बख्शीनगर, जम्मू सरकारी अस्पताल गांधीनगर और सरकारी सीडी अस्पताल जम्मू में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इन जवानों की सेवा डीआरडीओ अस्पताल भगवती नगर जम्मू में भी लगाई जा सकती है। तवी नदी में जगह जगह बने रेत के ढेर या समूह किनारे बसे लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। यदि समय रहते इन रेत के ढेर या समूहों को हटाया नहीं गया तो तवी किनारे बसी बस्तियों के लिए ये खतरनाक साबित भी हो सकते हैं। बरसात के दिनों में अक्सर तवी नदी में बाढ़ आती है। ऐसे में ये ढेर पानी का रुख बस्तियों की ओर कर सकते हैं। इससे जान व माल का भारी नुकसान हो सकता है। ये खुलासा खुद जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट ने किया। वहीं सरकार ने भी चीफ इंजीनियर की इस बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए रेत के ढेर या समूह को हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी के तहत पर्यावरण और रिमोट रेसिंग विभाग के निदेशक को इस कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और कमेटी के सदस्यों में जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के निदेशक, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम विभाग कश्मीर के निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जम्मू और कश्मीर के सदस्य सचिव और जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर स्वयं भी शामिल है। ये कमेटी तवी नदी में इन समूहों को हटाने के लिए अपने सुझाव देगी, क्योंकि इनसे तवी नदी के दोनों किनारों की बस्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा। ये सभी अधिकारी जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कमेटी के सहयोग कमेटी 15 दिन के भीतर इन सभी जगहों का निरीक्षण कर जल शक्ति विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा पर भले ही गोलाबारी बंद हो गई हो, परंतु पाकिस्तानी सैनिकों की नापाक हरकतों से वाकिफ भारतीय जवान सीमा व उसके साथ इलाकों में चौकसी बनाए हुए हैं। सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए भारतीय जवान नियमित तौर पर गश्त लगाते रहते हैं। यही नहीं, सीमा से सटे गाँव व जंगलों में तलाशी अभियान भी जारी रखे हुए हैं। वहीं आज भी यानी कि शनिवार को जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे एक कस्बा गाँव में दोपहर को चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। तलाशी लेने पर ठिकाने से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ। सैन्य सूत्रों का कहना है कि हथियारों को देखने से ऐसा लगता है कि इन्हें काफी समय से यहाँ छिपाया गया था। आतंकवादियों या फिर ओवरग्राउंड वर्करों को मौका न मिल पाने की वजह से वे इन हथियारों को नहीं निकाल पाए। वहीं ठिकाने से AK-56 की मैगजीन, उसके 30 राउंड,
2 चीनी पिस्तौल, उनकी मैगजीन बरामद हुई है। फिलहाल हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और आसपास के इलाकों में भी पूछताछ लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का पहला मामला कल सामने आया था, जिसे लेकर लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो गया था, जिस पर सीनियर डॉक्टर विशाल टंडन ने कहा कि इस ब्लैक फंगस बीमारी का डर हर कोरोना पेशेंट को नहीं है। ये बीमारी उन पर अटैक करती है जिनकी कोरोना बीमारी में इम्यूनिटी स्टीरॉयड दवाई लेने से कमजोर होती है। उन्हें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस ब्लैक फंगस की बीमारी की रोकथाम के लिए इस समय अस्पताल में सभी दवाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस ब्लैक फंगस बीमारी पर लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, इसको मैं महामारी नहीं बोलूंगा, इसको ये एक पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है कोविड की, क्योंकि कोविड जो है वो एक इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और ये जो फंगस है ये वेरी वेल नोन एंटाइटी है, पहले से ही इसकी ट्रीटमेंट हमें पता है, इसके लक्षण हमें पता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है वो सारा पता है। तो इससे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है हर पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को ये अटैक नहीं करेगी। ये केवल उन पेशेंट्स को अटैक करेगी जहां पे दोहरी इशू रहेगा। दोहरा इशू कहने का मतलब कोविड से भी ग्रस्त है और उसकी इम्यूनिटी किसी और तरीके से भी, चाहे वो स्टेरॉइड लेने से, जहाँ डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जहाँ किसी और इम्यूनोसुप्रेसेंट दवाई पे वो, या कैंसर का मरीज है या HIV का पेशेंट है, उन लोगों को ज्यादा खतरा रहेगा इस बीमारी से। और जो वेंटिलेटर पे गए हैं, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, वो भी एक हाई रिस्क ग्रुप है। तो उन लोगों के अच्छी स्क्रीनिंग, अच्छी अलर्टनेस और अच्छे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंप्लीमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, फॉलो हो रहा है। जम्मू तवी के पुल जम्मू के सुसाइड पॉइंट बनते जा रहे हैं। आज सुबह भी जम्मू के गुजर नगर पुल से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक जांच कर लड़की को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति खासा रोष भी है, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया पर फिर भी एम्बुलेंस नहीं आई। उनका कहना है कि समय रहते अगर एम्बुलेंस आ जाती तो आज इस लड़की की जान बच सकती थी। एक युवती ने गुजर नगर पुल से छलांग लगाई है और कहीं ना कहीं उसके परिजन जब उसको निकाला और उसको ला रहे थे तो काफ़ी देरी हो गई थी, क्योंकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तो जैसे ही मैं अपने कवरेज के लिए वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई भी, ना तो पुलिस थी ना तो कोई उनकी मदद के लिए आ गया था। तो सबसे पहले मैंने अपना कर्तव्य समझा कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर उनको यहाँ पर पहुँचाया है और उम्मीद करता हूँ कि वो बच जाएँ, क्योंकि हालत उनकी जो थी गंभीर थी। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं वो जो गुजर नगर का पुल है बिल्कुल सेंटर से उन्होंने छलांग लगाई है और कहीं ना कहीं पुलिस ये चीज़ सोच रही थी क्या ये किसके अंडर पड़ता है। हालांकि ये पीरमीठा पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ता है कि बहु फोर्ट बागे बहु पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ता है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के संसदीय क्षेत्र इंचार्ज संजीव शर्मा, भाजपा नेता पार्षद संजय बारू ने आज शारदा संजीवनी केंद्र आनंद नगर तालाब तिलो में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइजर, फेस मास्क, एक दवाओं की किटें उपलब्ध करवाई। इस मौके पर कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर महाराज तेज किशन ने शारदा संजीवनी केंद्र की ओर से इस संकट की घड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर चांजी वाने कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते आज सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कोविड अस्पताल बिश्नाह का दौरा किया और वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना और कोरोना मरीजों का हौसला भी बढ़ाया। कोविड हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया और कोविड पेशेंट जो हैं वो जहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन यहाँ के BMO जो राजेश मगोत्रा जी हैं उन्होंने बताया कि कोविड पेशेंट की बड़ी अच्छी केयर की जाती है और पूरा सिस्टम जो है वो अच्छा रखा गया और ये ऑक्सीजन युक्त है। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट बिश्नाह जो है इस समय वेंटिलेटर युक्त है। यहाँ पर 10 वेंटिलेटर हैं और 150 के करीब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और कहीं भी कोई अगर परेशानी आती है तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते लोगों को इस समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में नेप्रो केयर सेंटर जो रिहाड़ी कॉलोनी में स्थित है, वहां पर जो मरीज अपना डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं उन लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि यहां पर कोविड केयर सेंटर ना बनाया जाए। पेश है इसी संदर्भ में 7+ चैनल की ओर से एक खास रिपोर्ट। 7+ चैनल के साथ हमारे एक व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ कहना है सरकार को कोविड-19 के चलते, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर ये जो नेफ्रो केयर सेंटर है रिहाड़ी चुंगी में, ये डायलिसिस सेंटर है।
तो यहाँ पे मैं भी एक पेशेंट हूँ और मेरे साथ और भी काफी पेशेंट्स हैं। इसके जी बिल्कुल साथ अंदर ही एक कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर बना दिया गया है कि जी जिसका कि रास्ता बिल्कुल एक है। सीढ़ी वही जो लिफ्ट है वही ऊपर ले जाती है और सीढ़ी भी वही है, कोई सेपरेट रास्ता नहीं है। हम जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी काफी लोअर हो चुकी होती है, तो हमें तो बड़ी जल्दी कोविड होने का खतरा है और फिर पता नहीं हम बचे ना बचे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफी लोअर हो चुकी है। इवन स्टाफ जो है वहाँ का वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है और सारे पेशेंट्स हम डर रहे हैं कि ये बड़ा गलत काम हो गया गवर्नमेंट से। तो प्लीज इसको यहाँ से उठा लिया जाए, हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। जी। अभी हमारे माननीय उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा जी, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे ये कोरोना दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, बीमारियां नई से नई आ रही हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज यही देना चाहते हैं कि एक तो वैक्सीनेशन फास्ट होनी चाहिए, काफी लोगों की होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी स्टेट को कवर करें। और जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं जिस तरह डायलिसिस के या और डायबिटीज के या कोई और भी पेशेंट्स हैं, उनके बारे में स्पेशल थोड़ा सा ध्यान दें। और ये जैसे ये कोरोना सेंटर बना दिया गया है डायलिसिस सेंटर के साथ ही, तो अगर बनाना ही था तो इसको रास्ता कहीं और दे देते, ताकि जो ऑलरेडी एक्सपोज पेशेंट्स हैं उनको कहीं ज्यादा कोई प्रॉब्लम न बचे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज इसका रास्ता कहीं और से बना दे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना बने। उधमपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 120 वर्षीय डोली देवी प्रेरणा बन गई है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण जो करवाया है और दूसरों के लिए उदाहरण भी पेश किया है। इसके बाद सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने दुत्तू तहसील घर कटियास गांव स्थित उनके घर पहुंचकर डोली देवी से मुलाकात की और उनका सम्मान किया और साथ ही और भी लोगों से अपील की कि वे टीकाकरण जरूर करवाएं। नौशहरा में एसएसपी अमित वर्मा ने अपना पदभार संभालने के बाद नौशहरा बाजार का दौरा किया और किस प्रकार लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में पूरे बाजार का जायजा लिया। और इनके साथ एसडीपीओ जाकिर शाहिद मिर्जा, थाना प्रभारी पंकज शर्मा भी मौजूद थे। हमारी टीम अच्छी है यहाँ पर। इस समय हम एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। अगर आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना महामारी की दूसरी लहर को तोड़ने के लिए प्रशासन ने सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा रखा है, जिस पर पुंछ से शाहिद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के चेयरमैन राकेश शर्मा ने लोगों से प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। पहला सी कोरोना नहीं तो उसने नाल एक फंगस बीमारी जी है वो भी आ चुकी है, उसने भी केस असने जम्मू कश्मीर भी एक केस आया है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दवाइयाँ थू ज़्यादा एहतियात जी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असने लोग पुलिस भी काफ़ी सख्ती करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सख्ती करनी है, लेकिन उसने बावजूद भी असने लोगों की शायद अले इस खतरे की समझ नहीं है। उन्होंने की पूछो जिन्होंने घरों जवान बच्चे या उन्होंने बुजुर्ग या उन्होंने मामा भैन भरा जड़े वो इस दुनिया की इस बीमारी की वजह छोड़ चुके हैं, ये दर्द अगर पूछना है तो उन्होंने को जाओ। लिहाजा मेरी ये गुजारिश ऐसी कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह भी तुसा की हमेशा हाथों जितनी भी गाइडलाइंस जितनी देनी है उसकी समझो, उस पर अमल करो, ताकि अपनी जान की तुस बचा सको। किसी पर तुस कोई एहसान नहीं कर सोगे, लेकिन अपनी जान बचाने से कम अपने आप की संभालो। तुसा की अगर सोसाइटी च अपना जड़ा हिस्सा है इस बीमारी थू बचाने वास्ते, इस अपनी सोसाइटी की अगर तुस नहीं कर सकने, कम से कम अपने वास्ते तय काम करो। सोशल मीडिया पर गांधीनगर अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीज के तमीमदार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि पोर्टल द्वारा बिना सुप्रीडेंट को संज्ञान में लिए गए वीडियो को वायरल किया गया है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। वहीं उन्होंने मरीज को इंजेक्शन न लगने की जानकारी भी साझा की। आज हमारे ये जो कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ये जो एक वीडियो वायरल किया गया है एक चैनल के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमारे एक पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, डॉक्टर ने देख रहा, इंजेक्शन नहीं लग रहे, फाइलें नहीं बन रही। तो मैं इसको रिबटल देना चाहता हूँ उसको कि बिल्कुल गलत है, वन साइडेड रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। कम से कम किसी और को नहीं तो मेडिकल सुपरडेंट को कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि ये जो बोल रही है सच बोल रही है कि गलत बोल रही है। तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि उस पेशेंट को 3 दिन रेमडेसिविर लगा,
उसका उसको बंद किया गया। उसका कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, पर वो घर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो स्मोकर है, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है लंग्स की। पर है कि कोविड उनका ठीक हो चुका है, अब वो घर जाके उनका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि कोविड के बहुत ज़्यादा पेशेंट वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें पेशेंट्स के बेड खाली चाहिए, तो हमको डिस्चार्ज कर रहे थे। तो वो उनको डिस्चार्ज नहीं करने के बहाने से वो ये हमें कह रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल से कि ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर हो तो वो हमसे पूछें। कोविड इस समय बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और हमारे डॉक्टर और नर्सेज आपकी मदद के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेटेड रखें। अगर ऐसा करेंगे तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम 67 to 75 पेशेंट हम देख रहे हैं डेली के। डेली यहाँ पे डॉक्टर्स के राउंड होते हैं, उनके डेली हम मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 टाइम्स इनके राउंड होते हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी इनके पास पीपी किट डाल के 3-3, 4-4 घंटे इनके पास मेडिसिन देने के लिए हमारे राउंड करते रहते हैं। हम एक एक पेशेंट से एक एक कंप्लेंट इनकी सुनते हैं और हर एक पेशेंट को हम सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी पेशेंट हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता। एक पेशेंट एक न्यूज़ चैनल में मैंने सुना है स्पेशली डॉक्टर मीनाक्षी के खिलाफ कि हमें ट्रीटमेंट ठीक नहीं दे रहे हैं या हमें अच्छे से बात नहीं की है। वो लोग गलत र्यूमर जो है वो फैला के दूसरे चैनल में डॉक्टरों के खिलाफ नफरत लोगों के बीच में फैला रहे हैं। ऐसे चैनल वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि डॉक्टरों के खिलाफ इन लोगों ने लोगों के मन में कितना अविश्वसनीय बना दिया है। हम डॉक्टर दिन रात इन लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं। कोरोना काल में मरीजों व तमीमदारों व सुरक्षा कर्मियों को राहत देने के लिए कई समाजसेवी व संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसको लेकर बख्शीनगर के स्थानीय प्रेम गुप्ता द्वारा आज 10 दिन से लगातार मेडिकल कॉलेज में जरूरतमंद लोगों के लिए खाने पीने का सामान का लंगर लगाया जा रहा है और पानी भी लोगों में बांटा जा रहा है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सुरेंद्र चौधरी भी आज मौजूद थे। वहीं मरीजों के परिजनों ने प्रेम गुप्ता का आभार भी व्यक्त किया। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं श्रीमान प्रेम गुप्ता जी का और इनकी टीम का, जो स्थानीय लोग हैं बख्शीनगर के। इन्होंने जहां पे एक सोच लाई कि जिसके कारण जहां पे पैसे देकर चीज़ नहीं मिल रही क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इन्होंने एक जो लोग गरीब लोग हैं जहां खाना खाने के लिए आए हैं, लंगर लगाया है। ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है, नर सेवा नारायण सेवा जिसको हम कहते हैं। ये वही विचारधारा है जो आगे बढ़ रही है लगातार। एक गरीब जरूरतमंद को भोजन मिले, पानी मिले, उसकी व्यवस्था की है। जहां पैसे देकर चीज़ नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि जेएमसी में वही व्यक्ति आता है जो परेशान है। नरवाल सब्जी मंडी में होलसेल व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि छोटे व्यापारी जो रिटेलर में काम करते हैं, सब्जी व्यापारियों को छोटी मंडियों में ज़्यादा समय देना चाहिए क्योंकि उनको मंडी से सामान लाने और बेचने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तब तक दिया गया समय भी पूरा हो जाता है जिससे वे अपना सामान नहीं बेच पाते। बाकी जो है सब फड़ी वगैरह नहीं लगने से बहुत ही शांतिपूर्ण है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं। बाकी जो बाहर की मंडियां हैं, हम यही गुजारिश करेंगे कि जो बाहर की मंडियां हैं इनका टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है, ये सुबह 5 से लेकर शाम 12 बजे तक टाइम है। पहले 10 बजे तक था, उससे क्या हो जाता रश पड़ जाता था। और हमारी फड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, हमने हमारी एसोसिएशन ने फड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी है। लेकिन एक बात है कि 10 बजे तक जो छोटी मंडियाँ हैं, जो परेड बड़ी मंडी है या छोटी मंडियाँ हैं, उसके लिए प्रॉब्लम बन रही है। उसका क्या प्रॉब्लम है कि 10 बजे तक मंडियों का टाइम है। यहाँ जो 12:30 से 1 बजे तक रखा हुआ है, वहाँ भी अगर यही टाइम रखे तो ठीक रहता है। दूध दही की दुकानें तो ठीक है, 10 बजे तक तो दूध दही खत्म हो जाता है। दवाई की दुकानें खुली हैं और चीज़ें जरूरी चीज़ें खुली हुई हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो सब्ज़ी की दुकानें हैं ना, वो लोकल, उनका टाइम जो बढ़ना चाहिए। ये लोग 10 बजे तक यहाँ सब्ज़ी लेने आएंगे या बेचेंगे। जब ये बेचने जाते हैं 9 बजे पहुँचते हैं और 10 बजे के बीच में इतना रश हो जाता है, वो कहने की बात नहीं। कोरोना तो यही है, ये छोटी मंडियों की बात कर रहा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से बंद पड़ी शराब की दुकानों के चलते शराब के शौकीनों को इन दिनों खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन शराब मुहैया करवाने की लगातार मांग उठ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सरीन व अन्य लोगों ने कहा कि प्रशासन को यहाँ के लोगों को शराब ऑनलाइन देने पर कोई उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और लोगों को शराब भी मिलेगी। याद हो कि जब से जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर रोक लगी है, तब से लेकर यहाँ शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। कुछ लोग बाहरी राज्यों से शराब को लाकर अधिक मूल्यों पर बेचने का धंधा भी कर रहे हैं। चल रही है और जिन्होंने पीनी है तो वो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले, वो तो पी रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको आदी हो गई है, जो दाढ़ी लगा के रात को उनको पैक लगाना तो क्यों होता है, तो उनको परेशानी ये हो रही है कि वो अब ये जो
चर्स है, अफीम है, गांजा, ये तो चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही हैं। ये तो इसके ऊपर तो कोई रोक टोक तो है नहीं है। वाइन शॉप की दुकानें तो बंद हैं। जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट और गवर्नर साहब को मैं अपील करता हूं कि पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें ये खुली रहनी चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानों बंद होने से लोग दूसरे नशे कर रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, और शराब पंजाब से धड़ल्ले से आकर जम्मू कश्मीर में बिक रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जहाँ तो प्रदेश सरकार ऑनलाइन बिक्री शुरू करे किसी बड़ी कंपनी से, फ्लिपकार्ट, अमेजन से। जम्मू की भाजपा इकाई के ट्रांसपोर्टर सेल ने सरकार से ट्रांसपोर्टरों को राहत देने की मांग की है। आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के ट्रांसपोर्टर सेल के प्रधान आशुतोष गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्टर इस कोरोना काल के समय बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा उन्हें रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स व किस्तें वसूली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले टैक्सों व EMI को माफ कर उन्हें ट्रांसपोर्टरों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो वे रोड पर आने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो EMI जो आगे कर दे, बाकी जो हम पर जो टैक्स इलीगल लगाते हैं, टैक्स बंद गाड़ियों पर टैक्स लगाते हैं, वो बंद होना चाहिए। और जैसे जो इंश्योर हो गई, टोकन टैक्स हो गया, ये बंद कर दें। हमारी जब तक गाड़ियाँ चलेंगी हम देने को तैयार हैं, हम पैसेंजर टैक्स भी देने को तैयार हैं, मगर ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो पैसेंजर टैक्स किस बात का देना हमने। इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है कि जब तक हमारी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं ये चीज़ हमें माफ़ होना चाहिए, मगर हमारी सुनाई नहीं हो रही है। कौन सुनेगा हमारी बात? जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जम्मू से हैं, हम चाहते थे कि भी ऐसे आज जो ऑफिसर हमारे यहाँ जम्मू से हमारी बात आगे रखेंगे, मगर इन्होंने कोई बात हमारी आगे नहीं रखी। ये हमारी एक वकालत अफसर ही एक वकालत कर सकता है, क्योंकि इस वक्त अफसरशाही राज चल रहा है JNK में। अफसर ही एक हमारी वकालत कर सकता है। यदि अफसर ही हमारे खिलाफ चलेंगे, हमें कुछ बेनिफिट नहीं देंगे, आम जनता, देखो हज़ारों हमारे ट्रांसपोर्टर जो है बेरोज़गार हैं। इस समय जो हालात हमारे देश में हैं या पूरी दुनिया में हैं, कोरोना की वजह से बहुत दुखी हैं, सारी दुनिया दुखी है, पर ट्रांसपोर्टरों को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा दुखी किया हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, अगर 1 साल गाड़ी नहीं चली है उनकी इंश्योरेंस से माफ़ हों। 1 साल की इंश्योरेंस, जब गाड़ी चली नहीं है तो इंश्योरेंस किसके लिए? जब गाड़ी ही नहीं चली है रोड टैक्स क्यों? जब गाड़ी चली ही नहीं है तो उसका पैसेंजर टैक्स क्यों? मैं आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे भटनागर साहब जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, एडवाइज़र हैं, उनको भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि EMI जो हमारी ट्रांसपोर्टरों की है 3-3 महीने या 4-4 महीने इनको एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला जाए। जो एक्सटेंड हो उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने 24 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिस पर कुछ लोग अपनी मनमानी कर बिना काम के घरों से निकल रहे हैं, जिस पर स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि सुबह से ही लोग बिना काम के घरों से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कोरोना महामारी केसों में आए दिन बढ़ोतरी होने की आशंका लगातार बनी हुई है। लिहाजा लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घरों से निकलना चाहिए। उन्होंने ये अपील भी की है। उन्होंने कहा कि तभी कोरोना महामारी की दूसरी चेन को तोड़ने में सफलता हासिल होगी। पैंथर्स पार्टी ने सरकार से संकट की घड़ी में गरीब लोगों व दिहाड़ीदारों को 5-5 हज़ार राहत राशि देने की मांग उठाई है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि गांव में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के मौके पर भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और ना ही गरीब लोगों को राशन मिल पा रहा है। इस पर उन्होंने भाजपा सरकार को विफल भी करार दिया। पैरामेडिकोस नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, बिजली पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला तक नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी सपोर्ट में आगे आए और 5-5 हज़ार रुपया एक मांग आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर से कि ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है। और इसमें सरकार को किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, मुलाजिमों से पैसा काटा जा रहा है, पेंशनर से पैसा काटा जा रहा है। हेल्पिंग हैंड कामरेड संस्था की ओर से आज जीएमसी अस्पताल में 13वें दिन भी कोरोना मरीजों के तमीनदारों को खाना वितरित किया गया। इस अवसर पर कोरोना मरीजों के परिजनों ने संकट के दौर में राहत देने पर संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। हेल्पिंग हैंड कामरेड संस्था के सदस्यों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से जीएमसी गेट के बाहर उन्हें कुछ समय के लिए गाड़ी खड़ी करने की भी मांग की है, ताकि वे इन परिवारों को राहत के तौर पर खाना उपलब्ध करवा सके। ये हमें 13 डे हो गए, 13 दिन हो गए जब से कोरोना की महामारी पीक पे थी, जब लोग घरों से डरते थे, आने के लिए निकलने से बाहर डरते थे। तब हम यहाँ कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना इफेक्टेड अटेंडेंट्स को खाना दे रहे हैं बिना डरे हुए। अगर हम लोग यूथ है जो सोसाइटी का, वो भी घरों में बैठ जाएगा तो इनका कौन और इनको कौन वो करेगा। सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है तो यूथ को बाहर आना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी भाई। सर ये कब तक आपका कारोबार चलता रहेगा? जब तक कोरोना को हम हरा नहीं देते तब तक हमारा कारोबार चलता रहेगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ पुलिस वालों से कि हमें यहाँ गाड़ी लगाने दें। अगर हम यहाँ नहीं लगाएंगे, उनको पता लग गया हम रोज़ 1000 से 1500 2000 खाना सर्व करते हैं। कोरोना महामारी पर लोगों को राहत देने के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न संगठन व संस्थाएं इस समय आगे आ रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी अमनदीप सिंह ने आज जीएमसी में कोरोना मरीजों के तमीनदारों में खाना वितरित किया। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, इन कोरोना मरीजों व परिजनों व सुरक्षा कर्मियों को इसी तरह से राहत दी जाएगी, जिससे इन लोगों को राहत मिल सकेगी। वहीं लोगों ने भी राहत देने पर समाज सेवी अमनदीप सिंह का आभार व्यक्त किया। देखिए, मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है 5 तारीख से लगातार जो है जम्मू में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो है गरीब बेसहारा लोगों को जो है कुक्ड मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जीएमसी में भी अभी हमने लंगर शुरू किया। इसके अलावा जो है पिछली 5 तारीख से जो है आज हमें 20-22 दिन हो गए हैं लगातार जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है लगी हुई है निरंतर लोगों को खाना देने में, और ये जो है आगे भी इसी तरह हम करते रहेंगे। इसके अलावा ड्राई राशन भी है। और आपको बताता चलूँ कि जल्द ही जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की 2 जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में, एक बिलावर में और एक जो है जम्मू सिटी में, हम जो है ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो है 1-2 दिन में हमारी ये जो कंसाइनमेंट है वो आने वाली है। इसके बाद जो फ्री कंसनट्रेटर्स जो हैं वो जनता को प्रोवाइड करवाएंगे। जिस तरह से आपने सेवा भाव की बात कर रहे हैं, ये कब तक आपका मिशन चलता रहेगा? देखिए, मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट पिछले लॉकडाउन में भी थी। पिछले लॉकडाउन में हम जो है लोगों को जो है राशन प्रोवाइड करते थे। ये म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के उप चेयरमैन अंजू बाला को शनिवार को तहसीलदार आरएसपुरा गगनदीप कुमार द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, थाना प्रभारी जयपाल शर्मा सहित वार्डों के पार्षद भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जो भी शहर के लिए डेवलपमेंट होगी, जो डेवलपमेंट काम होंगे, जो बाकायदा काम होंगे, मैं उन सबको पूरा करवाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। 2 मार्च को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें अंजू बाला जी विजय रही थी, और गवर्नमेंट की तरफ से कल नोटिफिकेशन आया है कि इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई जाए। तो आज म्यूनसिपलिटी ऑफिस के अंदर इस कोरोना की महामारी को देखते हुए ज़्यादा बड़ा फंक्शन ना करते हुए ऑफिस के अंदर ही तहसीलदार साहब ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें माननीय पूर्व मंत्री श्याम चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरभजन सिंह जी, SHO आरएसपुरा, तहसीलदार साहब द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। और सभी वार्डों के मेंबर काउंसलर जो हैं उन्होंने यहाँ आकर मैडम अंजू बाला जी को मुबारकबाद भी दी है, और आज इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। और ये इन्होंने जो शपथ ली है उसमें इन्होंने आपके सामने जो रखा है उसी के हिसाब से ये पूरे आरएसपुरा टाउन की डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर कल श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे जो आधुनिक भारत के निर्माता श्री राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस को उन्हें याद किया गया, और हम मीडिया के माध्यम से जिस दौर से हमारा देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, आज हमने राजीव जी की बलिदान दिवस पे एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिस कार्यक्रम में 1000 राशन, ड्राई राशन जो है वो विडोज़ को, और जहाँ से डिमांड आएगी जो BPL के लोग हैं जिनको ज़रूरत होगी उनको बांटी जाएगी किट्स। इसके साथ साथ ही सोमवार से हम राजीव कैंटीन शुरू कर रहे हैं,
जो कैंटीन कोरोना वॉरियर्स जैसे मीडिया के लोग, पुलिस के लोग या हॉस्पिटल में जो भी असिस्टेंट सर्विस में लोग लगे हुए हैं, उनके लिए दोपहर का खाने का बंदोबस्त बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। कोरोना पेशेंट भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर कोरोना फैमिलीज जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं वो भी यहाँ से राशन कलेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, उनके घर पहुँचा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही 20,000 मास्क जो है हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो हर बीपीएल परिवार को आरएसपुरा में पहुँचाया जाएगा। इस बागीबोह की कालिका कॉलोनी में आज पार्षद ने 18,81,000 से होने वाले इस बाढ़ के दौरान हुए नुकसान के रिपेयर का काम शुरू करवाया। पार्षद श्याम लाल भसन का कहना है कि पिछले साल यानी कि 26 अगस्त को इलाके में आए बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था, जिसका आज काम शुरू करवाया गया, जिससे लोगों को काफी हद तक राहत महसूस होगी, जिसके लिए पार्षद ने म्युनिसिपल कमिश्नर और नगर निगम मेयर का भी आभार व्यक्त किया। 20 अगस्त 2020 को जहां पर बहुत बड़ा फ्लड आया था और 4 घर जहां पर ये बह गए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे जो एफर्ट्स रहे कि इसको कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें प्रोटेस्ट भी किए और 10-12 जो लेटर है जो जेएमसी कमिश्नर को दिए, ऑनरेबल मेयर साहब को दिए। तो आज मैं धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल मेयर साहब का, जेएमसी कमिश्नर का, कि आज ये 18 लाख 81,000 रुपये की लागत से जो रिपेयर का काम जो आज ये शुरू हुआ है, इससे कम से कम लोगों को ये राहत मिलेगी, क्योंकि अगर इतना काम नहीं किया जाता तो ये पूरे का पूरा मोहल्ला बह सकता था। इसके बाद यहाँ 5.5 करोड़ का जो है उसके लिए डीपीआर बना के वो सेक्रेटरी में चली गई है। उसके पक्का जो नाले का जो काम है वो भी शुरू जहाँ पर हो जाएगा, 5.5 करोड़ का उसका एस्टीमेट है, उसकी डीपीआर बन गई है। लेकिन ये फौरी तौर पर ये घरों को नुकसान ना हो, क्योंकि फ्लड 4 दिनों में बरसात आएगी। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने टेस्टिंग एवं टीकाकरण का डे टू डे आंकड़ा जारी करने की मांग की है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा तथा जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमितों के मौतों के आंकड़े में आई वृद्धि पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष मनीष साहनी ने प्रशासन से जिला स्तर पर 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण और टेस्टिंग में तेजी लाने के साथ दिन प्रतिदिन के आंकड़े जारी करने का आग्रह किया है। साहनी ने कहा कि जम्मू संभाग में पिछले 3 सप्ताह में 750 कोविड के दौरान मौतें हुई हैं, जो जम्मू की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल या निशान खड़ा करती है। साहनी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से ब्लैक फंगस पर विशेष सतर्कता के साथ 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी लाने के साथ दैनिक रिपोर्ट जारी करने की भी मांग की है। और 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण में तेजी लाने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका रोजाना डे टू डे इनका डाटा जो है वो जारी करने की मांग करती है। इसके साथ ही देखिए ब्लैक फंगस भी जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दे चुका है। दुर्भाग्यवश जम्मू के अंदर कल ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो हम सरकार से जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ब्लैक फंगस को लेकर उनको दुरुस्त करने और उसकी जो है समीक्षा करने की भी अपील करते हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों के जम्मू संभाग के अंदर जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं। अगर हम पिछले 3 हफ्तों का आंकड़ा देखें तो जम्मू संभाग के अंदर 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जो ये इशारा करती है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव चल रहा है या लापरवाही की जा रही है। देखिए कोरोना संकट काल चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू है, तो इसको एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और टीकाकरण किया जाना चाहिए। महामारी के चलते आज इंस्पेक्टर कालिदास ने नाका लगाकर उन गाड़ियों के चालान काटे जिसमें ब्लैक शीट लगाई गई थी। ये नाका भगवती नगर और पूरा नगर में लगाया गया था और पुलिस द्वारा लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि जितना हो सके घरों में रहे ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। सरकार की तरफ से जो ये अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये मॉर्निंग में 6 से लेके 10 बजे तक रहता है। अभी शाम को लोग क्या करते हैं, बिना वजह लोगों घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। कोई जब इनसे पूछो तो जो बोलते हैं हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, इनको पता है इस चीज़ का कि भाई इस चीज़ पे पुलिस वाले हमें अलो करेंगे, तो इससे इन्हीं लोगों का नुकसान है। इसीलिए हमने आज नाका लगाया हुआ। हम इनको पूरा पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल बाइकर्स को हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये कोई एसेंशियल्स कोई चीज़ खरीदने के लिए ही जा रहे हैं जहाँ से बिना वजह घर से निकले हैं। और हमने काफ़ी ये जो मोटरसाइकिल अभी पकड़े हैं इनमें से काफ़ी लोग हमने ऐसे पाए हैं जो मतलब कि बिना किसी ज़रूरतमंद चीज़ खरीदने
के बगैर निकले हैं, मतलब उनको कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदनी नहीं है, ऐसे ही घर से बाहर जो है। सर आप आपका पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? हमारा यही मैसेज है, इस समय जिस तरह से ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें लोगों को मतलब कि जितने भी इसकी SOPs जो सरकार ने, भारत सरकार ने निकाली है उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी है घर से बिना वजह घर से बाहर ना निकले। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निर्देश, जिलों में टेली सेवा शुरू कर दे, मरीजों को डॉक्टरी सलाह। जम्मू में कोविड सेंटरों में SDRF के जवान होंगे तैनात, पहले दी जाएगी उनको ट्रेनिंग। तवी नदी में लगे रेत के ढेर हो सकते हैं खतरनाक, विचार के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की गई गठित। पुंछ के सीमांत गांव कस्बा में आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, हथियार भी हुए बरामद। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।